students, today we will try to find out the value of the force of attraction between the earth and an object which is have mass of 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मास जिसका है, उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है। अगर हम इसको निकालें तो हमारे पास में जो फार्मूला है वो क्या है, जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, m मास ऑफ द अर्थ, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट और r रेडियस ऑफ द अर्थ। देन वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो मास दे रखा है अर्थ का वो दे रखा है 6 × 10 की रेज पावर 24 किलोग्राम। जो रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है वो दे रखा है 6.4 × 10 की रेज पावर 3 किलोमीटर। एंड जो जी की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास में 6.7 × 10 की रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ पे जी की वैल्यू भी जो है वो मीटर स्क्वायर में है, तो क्या हमने किलोमीटर को भी क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर के अंदर ही इसको लेके आना पड़ेगा। अब जब हम इसको मीटर स्क्वायर के लेके आए तो जो हमारा फार्मूला बनता है उसके हिसाब से अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जी की वैल्यू हमारे पास है, मास ऑफ द अर्थ हमारे पास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, और जो रेडियस है हमारा, मैंने कहा था क्या है कि जो मास है और जो जी की वैल्यू है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, तो इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में करते हैं तो मल्टीप्लाई विद 1000 करके हम इसको बना लेते हैं 6.4 × 10 की रेज पावर 6 मीटर। अब हम सभी वैल्यूज को क्या करें, फार्मूले के अंदर पुट कर दें। जो फार्मूला क्या है हमारा, F = G × m/r²। जब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो देखो, जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो पावर होती है वो सीधी मल्टीप्लाई होती है 2 के साथ में, ना कि 6 × 6 36 पावर बनती है ये। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पावर है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 2 क्या हो जाएगी, 12। ठीक है। यहाँ पे जो अब हम करते हैं, जो नीचे पावर होती है और अगर इनको ऊपर लेके जाएं तो ये भी माइनस की और ऊपर प्लस की ये है इतनी। अब इनमें देखें, यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम स्क्वायर करते हैं। 6.4 का अगर हम स्क्वायर देखें तो वो कितना आता है, 40.96, और यहाँ पे पावर कितनी होगी हमारे पास में, 12 पावर होगी हमारे पास में। अब 12 पावर नीचे से जब ये ऊपर जाएंगी, क्योंकि क्या हो रहा है ये माइनस में कन्वर्ट होती है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ये 1 पावर बचेगी हमारे पास में, क्योंकि 13 पावर जो हमारी वो प्लस की है, ये नीचे से हम ऊपर की तरफ गए हैं, तो जो 12 पावर है वो हमारी माइनस की है, तो 1 पावर हमारे पास में ज़्यादा है, तो उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 9.8 न्यूटन की फोर्स आती है। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या लिया था हमने, 1 किलोग्राम मास का कोई भी एक बॉल ली थी और वो पृथ्वी के ऊपर हमने रखा, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई है वो आई है 9.8 न्यूटन की। ये आगे भी जाके आपके काम आएगी। 9.8 का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है। उसके बाद में कुछ लॉ आते हैं केपलर्स के, प्लेनेटरी मोशन के जो लॉ दिए गए थे केपलर के द्वारा, उनको पढ़ते हैं। जब केपलर आया उससे पहले सभी का विश्वास था कि जो
प्लेनेट का मोशन है अराउंड द सन इज राउंड शेप, परंतु केपलर ने अपने लॉज के द्वारा ये सिद्ध किया कि ये जो रास्ता है जिसमें चारों तरफ चक्कर लगाते हैं प्लेनेट सूर्य के, वो राउंड शेप नहीं ओवल शेप है, हेलिपैटिकल ऑर्बिट है ये। और उसमें एक चीज और बताई उसने कि इसके दो फोकस हैं। इट फर्स्ट तो क्या है, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर देखें, केपलर अपने फर्स्ट लॉ में क्या कह रहा है, दिस वे, ये जो राउंड कह रहे थे पहले, ये एक तो राउंड नहीं है सूर्य के चारों तरफ जहां पे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि इसके एक नहीं दो फोकस हैं, और उन दो फोकसों में से किसी एक फोकस के ऊपर सूर्य विद्यमान है। समझ में आया पहला लॉ? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर क्या है कि ई से दैट कि जो ऑर्बिट्स है जिसके अराउंड चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स, वो सर्कुलर नहीं है, वो क्या राउंड शेप नहीं है, वो क्या एलिपेटिकल है, ओवल शेप है, अंडाकार है। दूसरा वो क्या कह रहा है कि इसके एक नहीं दो फोकस हैं, और उन दो फोकसों में से किसी एक के ऊपर क्या करें सन मौजूद होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं केपलर का सेकंड लॉ। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, अब वो एक जैसी गति से नहीं लगा रहे हैं, उनकी स्पीड कम और ज्यादा होती रहती है। और वो क्या कहता है, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ ए टाइम। वो क्या कह रहे हैं कि जो एरिया है वो इक्वल बनेगा, कहां पे बनेगा, अब देखो सन इस फोकस के ऊपर है, एक बार ये ग्रह यहां है, यहां से इस पॉइंट पे आया, और दूसरी बार ग्रह यहां पे है और ये इस पॉइंट पे आ रहा है। इट मीन्स जो दो ट्राइंगल बनेंगी, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं ABS और PQS, इनका जो एरिया है वो एक जैसा बनेगा। इट मीन्स ये क्या कह रहा है कि जब ग्रह सूर्य के नजदीक होते हैं तो उनकी स्पीड ज्यादा, यानी कि वो ज्यादा दूरी कवर करते हैं उतने ही समय में, और जब वो सूर्य से दूर जाते हैं तो वो कम दूरी तय करते हैं। जैसे भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इतने ही समय में, सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये यहाँ से यहाँ आ गया, और उतने ही समय में जब ये दूर है तो उसने इतनी दूरी कवर की है। इससे ये सिद्ध हो रहा है दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो कि जो ग्रह हैं वो एक जैसी चाल से सूर्य के चारों तरफ नहीं चलते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब ग्रह सूर्य के नजदीक होते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो ज्यादा होती है, यानी कि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, और जब सूर्य से दूर होते हैं तो वो कम दूरी तय करते हैं। एक और लॉ है थर्ड लॉ ऑफ केपलर। अब वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, ये क्या कहता है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को क्यूब में कन्वर्ट कर दें, फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इज टेक्स टू मोर मूव अराउंड द सन। अब ये क्या कह रहे हैं, हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस का क्यूब कर दिया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। क्या करें, टाइम का अगर हम स्क्वायर करें और डिस्टेंस का क्यूब करें तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर हम देखें कि जो आर क्यूब है, डिस्टेंस क्यूब है, वो किसके बराबर होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल साइंस को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं, तो कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर, और जो रेशो है डिस्टेंस क्यूब की और टाइम स्क्वायर की वो क्या है,
कांस्टेंट रहती है हमेशा ही। ये केपलर्स कहता है। केपलर्स ने प्लेनेट के ऊपर 3 लॉ दिए हैं और 3 लॉ में वो क्या कह रहा है, पहले लॉ के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जो ऑर्बिट है वो क्या है, एलिप्टिकल शेप है, ओवल शेप है और उसमें 2 फोकस हैं और किसी एक पे सूर्य विद्यमान होता है। सेकंड लॉ में क्या कह रहा है कि जब प्लेनेट सूर्य के नज़दीक होते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, इसके बजाय जब प्लेनेट सूर्य से दूर होते हैं। यानी कि अगर हम देखें एरिया जो बनेगा, एरिया जो है, जब 2 ट्राइंगल्स हम बनाते हैं तो इक्वल एरिया विल बी कवर्ड इन सेम टाइम। थर्ड में क्या कहता है कि जो प्लेनेट की सूर्य से दूरी है, अगर उसको हम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं और जो समय सूर्य के चारों तरफ घूमने में लिया जाता है उसका हम स्क्वायर कर दें तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर इनकी रेशो देखो तो ये रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। ये केपलर अपने लॉ में कहता है। क्लियर।